नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आप जानते हैं सुबह सवेरे जो खबर आई उसने बहुतों को परेशान कर दिया और महाराष्ट्र की राजनीति में तो मानिए भूचाल ला दिया। सुबह 8:45 को ये वक्त था जब महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा शून्य घटित हुआ। मुंबई से बारामती आते वक्त प्लेन क्रैश हो जाता है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार का और उनका निधन हो जाता है। लैंडिंग के वक्त प्लेन में आग लगी, आग की लपटों में सब कुछ समा गया। अजीत दादा पवार की राजनीतिक यात्रा, संघर्ष और समर्पण को आज एक भयावह चूक ने खत्म कर दिया। अजीत पवार का शव बारामती के अस्पताल में है। बाहर लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले मौजूद है। वो भीड़ आपको ये बताती है कि ये वो नेता थे जो सबकी पसंद थी। इस भीड़ में आपको अगड़े भी मिलेंगे, पिछड़े भी मिलेंगे, महिला भी मिलेंगी, पुरुष भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे और मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदी भाषी भी मिलेंगे और मराठी भी मिलेंगे। यही अजीत दादा की खास बात थी। अजीत पवार की राजनीति इसी धागे पर चलती थी। कोई एक धड़ा उनका नहीं था, वो सबके थे। उनके इर्द गिर्द हर वर्ग के लोग नजर आते थे, हर विचारधारा के लोग दिख जाते थे और पवार परिवार के गढ़ बारामती का पूरा कस्बा ऐसे ही विचार में रमा रहता था, जहां की सियासत का एक ही आधार था, पवार परिवार। दिल्ली के लिए शरद पवार और मुंबई के लिए अजीत दादा। आज उसी बारामती की फिजाओं में अजीत पवार ने आखिरी सांस ली। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जिला परिषद के चुनाव के लिए अजीत पवार ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 8:45 पर उनका प्लेन बारामती लैंड करना वाला था। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के वक्त विमान में अजीत पवार समेत 8 लोग सवार थे। प्लेन हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा सीसीटीवी की तस्वीरों से दिख रहा है। हादसे के वक्त सीसीटीवी फुटेज में 8:46 का वक्त लिखा हुआ है। मैं चाहती हूं वो सीसीटीवी वाली तस्वीरें जरा हम दर्शकों को दिखाई। ये देखिए, 8:46 और सेकेंड्स का जो नंबर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। एक आग का गुबार उठता है और उसके बाद सब कुछ स्वाहा। पूरे इलाके में घना काला धुआं फैल जाता है। हादसे की खबर मिलते ही बारामती से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जानकारी में घने कोहरे की बात आ रही है, तकनीकी खराबी की आशंका बताई जा रही है। अब इन दोनों के बीच क्या सच है क्या झूठ, ये तो जांच जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी तभी पता चलेगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा दिख नहीं रहा है। मुझे तो दूर तक वो जो धुएं का गुबार है वो दिखाई दे रहा है, यानी विजिबिलिटी थी। हादसे की असल वजह भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की जांच से ही सामने आएगा। इन सब से पहले महाराष्ट्र गम में डूबा है। महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर सियासी परिवार में से एक पवार परिवार गम में डूबा हुआ है। एनसीपी गम में डूबी हुई है क्योंकि उनकी सियासत का सबसे बड़ा सूरमा गुम हो गया है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी के प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो सबसे पहले अजीत दादा पवार को ही याद करते हैं। वो बयान सुनिए और ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी के एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने अजीत दादा को याद किया। जिस जगह पर हादसा हुआ, जहां अजीत पवार की मौत हुई, वहां पर देश का पहला न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता उस जगह पर मौजूद है।
गूंज में सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इस वक्त आपको स्क्रीन पर वो तमाम बड़े चेहरे महाराष्ट्र के दिखाई दे रहे हैं जो किसी से इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, जो सब सकते में हैं, सदमे में हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जाए, कैसे सांत्वना दी जाए, क्योंकि सबके ताकत थे अजीत पवार। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे उनके बगल में अभी सुनेत्रा पवार जो उनकी धर्मपत्नी है, राज्यसभा सांसद हैं एनसीपी अजीत पवार गुट से, चाहे वो हो, उनका तो पूरा घर बार उजड़ गया। और वो तो दिल्ली में थी अपने बेटे पार्थ पवार के साथ। और ये इस वक्त लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहां पर देखिए सुप्रिया सुले, आपको एक झलक दिखाई पड़ेगी क्रीम कलर के कपड़ों में, लिबास में। सुप्रिया सुले यहाँ जो बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, ये देखिए अंदर जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। वो बार बार बाहर आ रही है, लोगों को संभाल रही हैं। कार्यकर्ताओं में इतनी बेचैनी आज से पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसी बेचैनी तो तब भी नहीं थी जब पवार परिवार टूट गया था राजनीतिक रूप से। आज जो बेचैनी है ये सबको कचोटने वाली बेचैनी है। 66 साल के अजीत पवार प्लेन दुर्घटना में चल बसे, उनका निधन हो गया। और ये खबर किसी को कोई यकीन इस बात पर नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कल देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे थे, इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया वो अदद चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। सुबह से आप देख रहे हैं विवेक को आपने मुंबई से प्रस्थान करते हुए देखा, गाड़ी में बैठे और सीधा बारामती आपके सामने पहुंच चुके हैं। विवेक, इस वक्त आपने क्या कुछ देखा है अपनी आंखों से, क्या कह रहे हैं वहां के लोग, चश्मदीद क्या बता रहे हैं, क्या हुआ था? आज रूबिका, देखिए सबसे पहले आपको और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। न्यूज़ 18 इंडिया इस समय उस एयर स्ट्रिप पे मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ। देखिए ये एयर स्ट्रिप है और अभी तो आपको काफी पब्लिक दिख होगी, लेकिन नियम के हिसाब से एयर स्ट्रिप और जो रनवे होती है उस पर कोई अलाउ नहीं होता है। इस समय हम बारामती के रनवे पे मौजूद है, मेन रनवे पर। और ये जो रनवे है रूबिका, टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप का अगर हम आम भाषा में बताया जाए कि जो जमीन से है वो तकरीबन 100 या 120 फीट ऊपर होता है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ, ये देखिए अभी हम स्ट्रिप पर हैं, रनवे की डेड एंड पर हम पहुंचते हैं। और डेड एंड होने के बाद ये देखिए किस तरीके से 100-120 फीट ये नीचे जमीन से ऊपर बनाया गया है। इसलिए हम इसे एविएशन की लैंग्वेज में टेबल टॉप रनवे बोलते हैं, ताकि जमीन से ऊपर है, ताकि लैंडिंग और टेक ऑफ में इजी रहे। ये जो दिशा देख रही है सामने से, ये लैंडिंग पॉइंट है। यहाँ से सारे एयरक्राफ्ट आते हैं और लैंड होने के बाद सीधे जो एयर स्ट्रिप देखते हैं यहाँ पे जो मेरे पीछे, वहां पर ये लैंड होते हुए सीधे आगे निकल जाते हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ जहां पर एयरक्राफ्ट ये क्रैश हुआ। एयर स्ट्रिप से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पे ही ये पूरा क्रैश साइट है। यानी कि जो एयरक्राफ्ट मुंबई से 8:10 पर उड़ा था, उसे समय अनुसार 8:50 पर बारामती में लैंड होना था। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है रूबिका की विजिबिलिटी सुबह काफी ज्यादा कम थी, कोहरा ज्यादा था, जिसकी वजह से जो पायलट थे वो एयर स्ट्रिप को ठीक से देख नहीं पाए थे। ऐसे शुरुआती जांच में है, लेकिन फाइनल जांच होने के बाद पता चलेगा। अब देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ क्रैश साइट की। ये देखिए यहाँ पर हम हैं क्रैश साइट पर, यानी कि एयर स्ट्रिप मैंने आपको पहले दिखाया, ठीक उसके बगल में ही ये टेबल टॉप रनवे है। और टेबल टॉप जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन से तकरीबन 120 या 100 फीट ऊंचाई पे होता है। वहां पर ये लैंडिंग से पहले ही लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी, वहां पे एक क्रैश होता है। ये जो विजुअल्स आप देख रही हैं रूबिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो इसी जगह पे हुआ है। इसी एयरक्राफ्ट में, इसी हिस्से में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार जी और उनका बॉडीगार्ड, 2 पायलट और एक फीमेल क्रू थी, वो इस हादसे में मौत हो जाती है उनकी। विवेक एक बात बताइए, अभी हम जो वो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, कैमरा के जो विजुअल्स देख रहे हैं, उसमें तो विजिबिलिटी हमें ठीक ठाक नजर आ रही है। हमें दिख रहा है कि वहाँ प्लेन नीचे गिरता है, फिर आग लगती है, फिर धुएं का गुबार उठता है। अभी तो खैर अब पूरा दिन ढल गया है, लेकिन बावजूद उसके क्या बताया जा रहा है? उस वक्त की विजिबिलिटी सच में खराब थी या ये पायलट का डिसीजन था जिसमें कहीं चूक हो गई, या टेक्निकल खामी?
देखिए रुबिका, जो शुरुआती जांच जो हमारे एटीसी के सोर्सेज बता रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है विजिबिलिटी का इशू था। विजिबिलिटी का इशू होने की वजह से ही ये जो फ्लाइट जो एयरक्राफ्ट को लैंड होना था वो लैंड नहीं हो पाया, उसे गो अराउंड कहा गया। गो अराउंड के आम भाषा में कहा जाता है कि अगर वो फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही है तो एक बार फिर से उसे पूरे चक्कर लगा के कि दोबारा फिर से उसे लैंड करने की परमिशन दी जाती है। अभी तक की जो जानकारी रुबिका आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेंटेन था, एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं थे। लेकिन अब इसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है किसी भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बॉक्स, जो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में क्या होगा, उसमें सारे के सारे जो ऑडियो रिकॉर्ड्स होते हैं, लास्ट मोमेंट पर जो फंक्शंस पायलट ने इस्तेमाल किए वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होते हैं। अब जो है ब्लैक बॉक्स, उसको रिट्रीव कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स जो है वो डीजीएससी की टीम और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बारामती में पहुंच चुके हैं। वो अब ब्लैक बॉक्स की जांच करेगा कि आखिरकार अंतिम समय में क्या किया गया था। लेकिन रुबिका देखिए, इसमें एक और अहम अपडेट ये है कि जब भी इस तरीके के क्रैश होते हैं उसमें जो पायलट है वो मेडे का कॉल देता है। मेडे का कॉल मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है और एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है। लेकिन इस पूरे हादसे में जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, मेडे का कॉल नहीं दिया गया था। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि पायलट के पास इतना भी समय नहीं था कि वो एटीसी को मेडे का कॉल दे दे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडे होता है कि मेडे के बाद ये सिग्नल होता है कि अब एयरक्राफ्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, अब एयरक्राफ्ट का कंट्रोल किसी के पास नहीं है। अब आप अंदाजे लगाइए रुबिका कि जब ये क्रैश हुआ उस समय पायलट और को पायलट उनके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी समय नहीं था कि वो एटीसी को मेडे का कॉल दे दें। तो आप अंदाजा लगा सकते कितनी जल्दी जो समय वो बदला, और कितनी मेरे जल्दी बहुत सारे सिचुएशन बदली। दर्शक हैं जो इस वक्त गूंज के दर्शक, वो ये लिख रहे हैं कि टेबल टॉप रनवे इज वेरी डेंजरस, अर्लियर ऑल्सो मेनी न्यूज वी हियर। ये अभिलेख R1 करके हमारे एक व्यूअर हैं जो ये जानकारी हमें दे रहे हैं। वैसे सूरज कौशल लिख रहे हैं कि अजीत दादा को और उनके काम को कभी भूला नहीं जा सकता है। फिर एक कह रहे हैं कि अभी इस वक्त बहुत दुख हो रहा है। राजीव मिश्रा कह रहे हैं ओम शांति। दीपक कह रहे हैं कि रुबिका जी, जिस तरीके का ये आलम देखने को मिल रहा है ये कोई नहीं भूल सकता है। और गमजदा सब के सब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए। शायना एनसी, शिवसेना की लीडर, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शायना जी, आप आज की तारीख में अजीत दादा को कैसे याद करेंगी? क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, कोई भी विचारधारा रही हो, अजीत दादा उनके फेवरेट थे। आप आज कैसे याद करेंगे उन्हें? बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो भारत और महाराष्ट्र के लिए लगातार काम करते रहे। आज के दिन भी आप देखें तो 6 बजे सुबह रुबिका जी वो उठ के समाज के जितने भी विभिन्न क्षेत्र के लोग जो कार्यकर्ता आए थे उनके घर पे 7:30 बजे तक उनका संवाद रहता था हर सुबह। उसके बाद वो निकल गए बारामती के लिए। मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरे पड़ोसी हैं, हमारा बाउंड्री वॉल एक है और एक पारिवारिक संबंध रहा है सदियों से। और पवार कुटुंब और मेरे पिताजी का भी संबंध रहा है। तो बहुत ही अफसोस होता है, ये दुख और शौक पूरे महाराष्ट्र में आज एक ट्रेमर बनके, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था वो 50 साल था। ये छोटा समय नहीं है। ये 50 साल में वो वित्त मंत्री रहे, वो इरिगेशन मिनिस्टर रहे, वो डेप्यूटी सीएम रहे, और आई थिंक पार्टी पॉलिटिक्स असाइड। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप बता रही हैं वो आपके पड़ोसी भी थे। एक राजनेता के तौर पर तो मैं सुबह से सुनते आ रही हूँ, पड़ोसी के तौर पर कुछ बताइए ना शायना जी, वो कैसे थे? हाउ वाज ही? मैं फ्रैंकली आपको बोलूं तो बहुत सालों से वो पड़ोसी रहे हैं, क्योंकि देवगिरी उनका बंगला और हमारा बाउंड्री वॉल भी एक है। लेकिन एक विशेषता थी कि हर सुबह बहुत भीड़ और संख्या उनके घर के बाहर, क्योंकि वो जनता को मिलते थे 6 बजे से 8 बजे तक और फिर जाते थे अपना काम पे। तो आई थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो काम वो कर पाए बारामती के बाहर पूरे महाराष्ट्र में, वो अपरंपार है। और पवार कुटुंब, उनके राजनीतिक आइडियोलॉजीज अपार्ट, वो एकजुट थे एक परिवार की दृष्टि में। और सुनेत्रा वहिनी, पार्थ, जय, सभी से संवाद रहा है क्योंकि वो पड़ोसी थे। और मैं मानती हूँ कि ये दुख ना सिर्फ उनके कार्यकर्ता के लिए लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लेगेसी के लिए भी है, क्योंकि एक युवा नेता जिसका 50 साल
लगातार काम करना ये कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम, आई नो शाइना, लेकिन जिस तरीके के बयान ममता बनर्जी ने दिए हैं, अखिलेश यादव भी उसे एंडोर्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हाँ जांच का विषय है, वो जो कह रही हैं सही कह रही हैं। और आपने सुना है वो क्या कह रही हैं कि इस देश में अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमने अभी सुना कि पार्टी एक होने वाली थी और ऐसे में यह हादसा हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आप क्या कहेंगी इस पर? चाइना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मुझे लगता है कि राजनीति करना बेमतलब है आज के दिन, और जो लोग ऐसे बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं तो उनको सोच समझ के संवेदनशील रहना चाहिए। आपकी आखिरी बार अजीत जी से कब बात हुई थी? मुझे नहीं लगता ये मेरे बारे में है, उनके बारे में है। मुझे लगता है लार्जर क्वेश्चन जो आप सही में रूबिका जी पूछना चाहते हैं, तो आप देखिए कि कितने सारे नेता ने अपनी जान गंवाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी भी, क्या वहां भी षड्यंत्र था? सचिन पायलट के पिताजी भी, वहां भी षड्यंत्र था क्या? पंकजा मुंडे के पिताजी गोपीनाथ मुंडे, या फिर हाल ही में विनय रूपानी और अभी अजीत दादा। तो मुझे नहीं लगता है ये बेबुनियादी आरोप लगाना चाहिए एक दूसरे के ऊपर और बोलना चाहिए। अब वक्त आ गया है संवेदनशीलता के साथ ये समझे कि ट्रिपल इंजन की सरकार में से एक डबल इंजन जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे को जो मेहनत करनी पड़ेगी, एंड टू फिल द वॉइड ऑफ अजीत पवार विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये तो एब्सोल्युटली आप जो कह रही हैं उससे मुझे लगता है पूरा देश अग्री करेगा। शाइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कुछ तस्वीरें अब जरा दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ। ये शाइना एनसी शिवसेना की लीडर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इस बीच देखिए बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी सांत्वना जो है वो पहुंचा रहे। राजीव शर्मा जी कहते हैं कि कुछ घटिया राजनेता इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक नीलम जी हैं जो लिखती हैं कि इतना बड़ा लीडर, इतने मैसिव लीडर वो कम ही देखने को मिलते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देना चाहती हूँ। बारामती में हादसे वाली जगह पर फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। जानकारी मुझे ये मिल रही है दिल्ली से बारामती पहुंची है ये फोरेंसिक टीम। AAIB की टीम भी पहुंच चुकी है और फोरेंसिक टीम भी, FSL की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। यानी एक एक सबूत को वहां पर जुटाया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी इस मसले पर बातचीत कर लेते। विवेक, FSL की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, हमें वो गाड़ी भी नजर आ रही है जिसके विजुअल्स आपने कुछ देर पहले हमें भेजे हैं। बिल्कुल सही रूबिका। देखिए अब इसमें डीजीसी की टीम हुई, AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसकी टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब देखिए जिस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर FSL की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर है, पहुंच चुकी है। तो अब क्योंकि काफी ज्यादा जब ये क्रैश होता है तो हर एक टीम इसमें इन्वॉल्व होती है। और जिस तरह से मैं फिर से तस्वीर दिखाऊं, जैसे एयरक्राफ्ट के एक एक पार्ट जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस पार्ट में क्या खराबी आई होगी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। देखिए आप जो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है उसमें कोई भी बंदा, ना ही पुलिस वाले भी अंदर मौजूद हैं। अब सिर्फ और सिर्फ AIB जो DGCA के अंतर्गत आती है, DGCA की टीम और फॉरेंसिक टीम, यही टीम जो एजेंसीज हैं वो वहां पे जाएंगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी। ये तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है विवेक, और पर्सपेक्टिव अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। आप जहां खड़े हैं वो रनवे वाला हिस्सा है, राइट? और प्लेन जो है वो ऐसी जगह पर गिरा है जहां पर कंक्रीट रास्ता बना ही हुआ नहीं है, रनवे बना ही हुआ नहीं है। इसका मतलब ये या तो स्लिप कर गया या फिर ऊपर से ही हवा में कहीं पता नहीं लगा पाया, क्योंकि मैनुअल लैंडिंग करनी थी। एक बार दर्शकों को आप बता पाएंगे? देखिए रूबिका, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये जो एरिया है वो टेबल टॉप रनवॉक है। हाँ। अगर आम भाषा की समझाना चाहूँ, आम भाषा की लैंग्वेज में, तो देखिए सबसे पहले मैं अपने कैमरा राजेश को बोलूंगा वो इस साइड आए। हाँ। ये देखिए टेबल टॉप रनवे की शुरुआत जो है ये डेड एंड है, जो आप कैमरे पे देख रहे हैं वो टेबल टॉप रनवे वहां के डेड एंड है। हाँ। वहां से लैंडिंग होती है और किसी भी रनवे पर लैंडिंग जहां से शुरू होती है वहां पर आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाँ। लैंडिंग ही होती है। टेक ऑफ जब रनवे वहां से खत्म हो जाता है वहां से टेक ऑफ होती है। अब देखिए ये जो हिस्सा है, जो रनवे का मेन हिस्सा है जहां पे मैं अभी जा रहा हूँ,
ये रनवे यहाँ से शुरू होता है। आप देख रहे हैं टेबल टॉप है, हम लोग कम से कम 120 या 100-150 फीट की ऊंचाई पर हैं। हाँ। और किसी भी ऊंचाई पर जब ये टेबल टॉप रनवे बनाया जाता है तो उसको रनवे बोलते हैं। ठीक है। मेरे पीछे आप देखिए बिल्कुल भीड़ हट गई है, अब आपको क्लियर व्यू मिल रहा होगा। मेरे पीछे देखिए ये रनवे है, पुलिस ने सारे क्राउड हटा दिया है। हमारे दर्शकों को और आपको क्लीन व्यू मिल रहा है। देखिए ये रनवे है। और सामने सीधे जाएंगे तो एयरपोर्ट जो है, जो टर्मिनल है वो शुरू हो जाएगा। आगे इसी तरह की स्ट्रिप, अगर मैं कैमरामैन को बोलूं कि देखिए ये 3 तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं। अभी तो यहाँ पे स्ट्रिप मिट चुकी है। ये सफेद रंग की जो स्ट्रिप देख रही है रूबिका, ये स्ट्रिप्स की नंबरिंग होती है हर एक रनवे पर, हर एक स्ट्रिप पर। पहली 3, 2, 1 ये 3 लाइन होती है, फिर 2 लाइन होती है, फिर 1 लाइन होती है। यानी कि 3, 2 और 1 आपको उसी लाइन पर आपको लैंडिंग करनी होती है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से ये स्ट्रिप शुरू हो रही है, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं जहाँ से आपको व्हाइट लाइनिंग दिख रही होगी, वहां पे उसको लैंडिंग करनी होती है। अब आप अंदाजे लगाइए, सुबह 8:55 का समय था। ये जो मेरे पीछे का हिस्सा है, यहाँ से ये लैंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे लैंडिंग शुरू होती है। यहाँ से और लैंडिंग करने के बाद ये सीधे एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है। अब हम मौजूद हैं टेबल टॉप पर। टेबल टॉप का मतलब होता है कि हम ऊंचाई पर हैं और आसपास हल्का सा माइनर, आपने अगर पायलट ने जजमेंट नहीं किया, एरर ऑफ जजमेंट रहा, तो कोई भी एयरक्राफ्ट है वो सीधे नीचे गिरेगा। आपको इसी एरिया में ही लैंडिंग करनी है। इसलिए टेबल टॉप पर लैंडिंग जो होती है हमेशा मुश्किल होती है और डेंजरस भी होती है। और लेकिन इसका जो पायलट था, जो जिनकी मौत हो चुकी है, काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, हजारों घंटे का एक्सपीरियंस था। अगर वो किसी वीवीआईपी को लेकर उड़ान भर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, कोई भी इनएक्सपीरियंस पायलट को नहीं हायर करती है। अच्छी खासी एक्सपीरियंस को पायलट रहते हैं जो टेबल टॉप रनवे पर आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकें। जिसमें अजीत दादा पवार ने लैंडिंग और प्लेन के सुरक्षित लैंडिंग को लेकर भी एक पोस्ट किया था। लोग उसकी भी आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सर आपका। देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और आपके गठबंधन के लिए इस वक्त बहुत ही माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त पृथ्वीराज चौहान साहब जुड़ चुके हैं। सॉरी सर, मुझे जानकारी गलत मिल गई थी। लेकिन इस वक्त की जो ये सबसे, मैं कहूँगी, मनहूस खबर है सर, कि आज इस घड़ी में जबकि चुनाव भी चल रहे हैं और दूसरी 10 खबरें आ रही हैं, एक ऐसी खबर पढ़नी पड़ी है जहाँ पर अजीत दादा के निधन की जानकारी सुबह सवेरे मिलती है। पृथ्वीराज जी, देखिए, बहुत ही धक्का लगने वाली बात थी। बहुत ही शॉक्ड हम सब हुए हैं। सुबह सुबह 9 बजे के करीब खबर आई कि एक हादसा हुआ है बारामती में और शायद उसमें 6 लोग थे और उनके बचने की संभावना नहीं है। और थोड़ी देर में ही पता चला कि उसमें से कोई भी जीवित नहीं रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है। महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का एक अहम रोल रहा है। मुझे याद है जब मैं पहली बार नवंबर 2010 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना था, तो उसी समय मेरे साथ अजीत पवार पहले डिप्टी सीएम बने थे। पहली बार वो डिप्टी सीएम बने थे। मेरे से पहले काफ़ी साल तक वो महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं। लेकिन हम दोनों ने नवंबर 2010 में महाराष्ट्र की कमान संभाली और करीब 4.5 साल तक हमने महाराष्ट्र के प्रशासन की बागडोर संभाली थी। और कई सारे अनुभव रहे हैं। बहुत ही डिसाइसिव नेता थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड नेता थे। समय की पाबंदी के लिए वो जाने जाते थे। हर एक मीटिंग समय पे शुरू करते थे। बहुत सीरियसली कोई भी मीटिंग में बैठते थे और मीटिंग खत्म होने के बाद अपना निर्णय दे के मीटिंग खत्म होती थी। अपना डिसाइसिवनेस, अपनी पंक्चुअलिटी, अपना डिसीजन मेकिंग पावर के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने कोई और राजनेता इस तरह का नहीं देखा है। चौहान साहब, सुबह से ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई काम उनको कहा जाता हो सकता था तो वो सीधा बोल देते कि हाँ भाव हो जाएगा, नहीं होना होता था तो वो क्लियरली बोल देते थे कि ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। कभी चौहान साहब ऐसा हुआ कि किसी बात पर आप दोनों के मतभेद हो गए हों और वो अटक गए हों कि नहीं यही होगा और आपने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, कई बार हमारे मतभेद भी हुए हैं। मैंने कुछ फैसले लिए जो उनको पसंद नहीं आए। उन्हें लगा कि शायद वो
मैं उन्हें टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने महाराष्ट्र के किसानों के और महाराष्ट्र के सहकारिता के लिए कुछ फैसले लिए थे। उन्हें ऐसे लगा कि वो शायद उनके खिलाफ है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने आपको और फोन करके ये कहा था कि बस ऐसे आपको भी उड़ते नहीं उड़ते नहीं, ये उस समय एक बार तो ऐसे हुआ कि उन्होंने एकदम आनंद फानंद में अपना इस्तीफा दे दिया हाँ। और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से हट गए दूर। अच्छा। फिर एक महीने भर के बाद उनको बनाने के बाद वो फिर मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और फिर हमने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई निजी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे दोनों अलग अलग दल थे और एक साझा सरकार हम चला रहे थे, तो दोनों भी अपना अपने दल को बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन हमने कई सारे अच्छे फैसले लिए, महाराष्ट्र की जनता के हित में फैसले लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई फैसलों में अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम शायद वो फैसले नहीं ले पाते। तो मैं जैसे कहा कि बहुत ही डिसाइसिव थे, बहुत ही डिसिप्लिन के लिए तो मैं अपने चाचा शरद पवार जी से भी आगे थे। वो बिल्कुल समयबद्धता के लिए जाने जाते थे। कई सारी बट चीज़ें थी चौहान उसमें, साहब, एक बार हमने लेकिन उनसे इंटरव्यू के लिए कहा कि अभी जो लास्ट महाराष्ट्र के चुनाव थे, तो हमने कहा सर इंटरव्यू चाहिए आपसे। तो उनकी टीम से बात हुई तो समय आया कि आप ना ऐसा कीजिएगा 7 बजे पहुंच जाइएगा। तो हमें लगा 7 बजे बुला रहे हैं तो 7:30 8 बजे तक आएंगे इत्मीनान से। जब हम पहुंचे वहां पर चौहान साहब, तो 2 इंटरव्यू वो ख़त्म कर चुके थे, तीसरा चल रहा था और 7 बजे डॉट वो उस कमरे में आ गए जहां हमारे कैमरा सेटअप के साथ हम लोग तैयार थे। और फिर उनके टीम के लोगों ने बताया कि 6 बजे से वो इसी तरीके से एकदम चुस्त दुरुस्त शुरू हो जाते हैं अपने कामकाज के लिए, अर्ली राइजर। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी उस दफ्तर जाते थे और उस दफ्तर जाने से पहले लोगों से मिलते थे। समय की पाबंदी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम राजनेता मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना काम करते थे, किसी को वेट नहीं कराते थे। अगर काम हो सकता था तो एकदम तुरंत कर देते थे, नहीं होता तो मुंह पे बता देते कि ये असंभव है, नहीं हो सकता, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन हाँ, हमारे मतभेद भी कई सारे हुए और जब हमारी सरकार उन्होंने बर्खास्त कर दी, उन्होंने सरकार हमारा समर्थन वापस लिया, तो सरकार हमारी अक्टूबर 2014 में गिर गई और हमारा गठबंधन नहीं रहा। और जो उसके चलते हम दोनों पार्टियां हम हार गए और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई। उस समय से हम अलग अलग दल के नेता हैं। हमारे राजनीतिक विरोध रहा है, लेकिन हम गठबंधन में भी रहे हैं। तो ये इस तरह का राजनीति महाराष्ट्र की चलती रही है। कई दिनों से गठबंधन की राजनीति चल रही है। कई बार राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी हमारे साथ थी, कई बार हमारे खिलाफ थी। तो और ये तो इनफैक्ट चल रहा अजीत था। दादा के लिए तो ये फैक्ट है कि इन 13 सालों में वो 5 मर्तबा डिप्टी सीएम बने। मतलब महाराष्ट्र में कोई सीएम बने इसकी गारंटी नहीं होती थी, लेकिन अजीत दादा डिप्टी सीएम बनेंगे इसकी गारंटी होती थी। ऐसे बहुत से वाकये और किस्से भी हमने सुने उन्हीं के मुख से। लेकिन ये जो ममता बनर्जी कह रही है, क्या आपको भी इस बात पे विश्वास है? वो ये कह रही हैं कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और एनसीपी के दोनों गुट जुड़ने वाले थे और उससे पहले ये हादसा, ये आशंका जाहिर की गई है उनकी तरफ से और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आपको भी लगता है कोई षड्यंत्र? नहीं, देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर ममता जी को कोई जानकारी है तो वो अवश्य इंक्वायरी कमेटी को बताएं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर थी कि दोनों गुट मिलने वाले थे, क्योंकि हाल ही के दौरान में अजीत पवार का गुट शरद पवार जी के गुट से आगे निकल गया था और कई सारे शरद पवार जी के नेता लोग अजीत पवार से मिल रहे थे। और ये अभी जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसमें तो करीब करीब शरद पवार जी का जो ग्रुप था, जिनकी जो इलेक्शन सिंबल ट्रम्पेट था, उसको उन्होंने करीब करीब ख़त्म कर दिया था और सारे के सारे एनसीपी के नेतागण अजीत पवार के क्लॉक सिंबल पे, घड़ी सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये उनको साथ आने की एक औपचारिकता बची थी और मैं समझता हूँ 5 फरवरी के चुनाव के नतीजे के बाद वो चीज़ हो जाती। अब उसका और इस हादसे का कोई संबंध मैं तो नहीं समझता कोई चीज़ ऐसी है और ना कोई मैं आशंका लेना चाहूँगा। अगर जांच इंक्वायरी रिपोर्ट
जरूर अपना काम करेगी। लेकिन ये एक बहुत चिंता का विषय है कि इलेक्शन के टाइम ऐसे कोई विमान कंपनियां आगे आ जाती है जो पुराने जहाज सर्विस में कर देती है, कुछ ऑयल पानी करके निकाल देती है। इसी विमान का सितंबर 2023 में एक हादसा मुंबई में हुआ था, जिसमें से कई सारे पैसेंजर्स जख्मी हुए थे। अब उसी विमान का ये फिर दूसरा हादसा है। पायलट बहुत एक्सपीरियंस था। फिर क्या हुआ, बारामती एयरपोर्ट वैसे डिफिकल्ट एयरपोर्ट है, टेबल टॉप एयरपोर्ट है, नो डाउट और अबाउट। उसमें पूरे सुरक्षा की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो नहीं है, क्योंकि कई बार वो स्पेशल फ्लाइट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है। तो एक अनुभवी पायलट की आवश्यकता होती है। ये शायद दिल्ली का पायलट था, उसे इस एयरपोर्ट की इतनी ज़्यादा निजी जानकारी नहीं होगी। लेकिन ये सब सब बातें जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जांच करेगी, उसमें से बातें निकलेंगी। जी। लेकिन इसमें मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे डीजीसीए की जो यंत्रणा है उसे पूरी तरह से खारिज करके नई यंत्रणा शुरू करनी चाहिए। अभी हाल ही में जब इंडिगो का जो बुरा हाल हुआ था, उस पर मैं लिखा भी था कि अमेरिका में जिस तरह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे हमारे देश में सिविल एविएशन अथॉरिटी बनना जरूरी है, जो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो आगे नहीं चल सका। उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे देश में सिविल एविएशन का क्षेत्र और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जवान ये साहब, बहुत दुखद घटना है। मैं मेरी परिवार के प्रति संवेदना मैं प्रकट करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। और आप सुन रहे थे पूर्व सीएम महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण साहब, जो ये बात कह रहे थे कि एक बहुत ही भले मानस को हमने खो दिया है। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि ये जो प्राइवेट कंपनियां जो एयरक्राफ्ट्स जिनमें कुछ खामियां होती हैं, उनको इलेक्शन के टाइम पर अगर ऐसे उतारती हैं तो इस पर ज़रूर किसी ना किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे दो सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त बारामती अस्पताल से, और दूसरा हादसे वाली जगह से विवेक गुप्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आनंद, बारामती में तो हुजूम उमड़ पड़ा है लोगों का। मतलब ना आप कोई जात पात नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई धर्म नहीं, सारे बैरियर तोड़ते हुए पूरा बारामती मानो अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गया है अजीत पवार के लिए। देखिए, बिल्कुल रूबिका, इस वक्त हम विद्या प्रतिष्ठान के ठीक बाहर मौजूद हैं और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे कैमरामैन एयाज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने प्रिय नेता को अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी सड़कें जो है यहाँ पर लोगों से भरी नजर आ रही हैं, गाड़ियों से भरी नजर आ रही हैं। कार्यकर्ता छोटे छोटे गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। सबकी आंखें नम है क्योंकि उनके प्रिय नेता थे, जमीन से जुड़े थे, किसानों की बात सुनते थे। और जैसा कि आपने भी जो इंटरव्यू किया था उसमें सीएम के साथ, उसमें आपने कहा था, हमने सुना था कि बहुत ही सरल नेता थे, आसानी से उनसे रिश्ते बनाए जा सकते थे। यहाँ के स्थानीय लोगों से सीधे बात करते हैं। कैसे याद करेंगे अपने दादा को आप? जो दादा है ना, हर आदमी का काम करते थे। कौन सा ही आदमी आए उनका काम 1 मिनट में हो जाता था। अभी हमारा भगवान गया, हमारा भगवान थे वो गया। हम उनको बुला रहे, हम वापस आओ दादा, वापस आओ। गोर गरीब का नेता था, शेतकरी कामगार का नेता था, विद्यार्थी दलितों का, सब समाज का काम करने वाला नेता ये अजीत दादा था। वो हमसे गया, वो वापस आने चाहिए। देखिए, बिल्कुल इनकी भी आंखें नम है। यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया है। हाँ, अभी थोड़ी देर में लेने वाले। अच्छा, ये अभी मुल्ची के, हम भोर के, मैं अभी नगर सेवक मिलके इधर अभी चुनाव में निवडणूक के आया हूँ। अच्छा, मैं मराठी में बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा और भी लोग सुनेंगे, मराठी में ही बोलिए। लेकिन दादा हमारे भोर वासियों के लिए बहुत अच्छा था। अभी हमारे उधर बहुत दिनों के बाद सत्ता आई, मेले के उधर हमारे एमएलए शंकर भाऊ मांडेकर और उसके मार्गदर्शन के नीचे हम उधर के नगर सेवक चुनाव में आए। और अजीत दादा ने हमको शब्द दिया था कि भोर का बारामती करके दिखाएंगे उधर, लेकिन हमारे नसीब में वो नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं अभी कौन आगे ये सब कर आप कैसे? सूरज चांद रहेगा, आई दादा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा
तब तक मेरा नाम रहेगा। ये शरद पवार वस्ता जी अगला वस्ता तैयार करेंगे और ये महाराष्ट्र को देखेंगे। अजित पवार के दूसरे रोहित पवार, योगेंद्र पवार ये बनाएंगे। अजित पवार जिंदाबाद, अजित पवार जिंदाबाद। बहुत बड़ी घटना कितना शौक में है लोग, आप देखिए। को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में है क्या झूठ है। बहुत ठीक है, परेशान। हाँ अभी आएंगे वापस। आनंद, ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि वहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, उसके बावजूद हम समझ पा रहे हैं कि कितनी तकलीफ में वहाँ के कार्यकर्ता हैं। और परिवार का तो हाल ही आप देख लीजिए किस तरीके का है। एक दूसरे को गले लगाकर जो तड़प तड़प के रोना हो रहा है, और होगा भी। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक इस तरीके से एक सुबह उठेंगे और उनको ये खबर आएगी कि अजीत दादा पवार का विमान एक्सीडेंट में निधन हो गया है। सुप्रिया सूले हो, अब तक अजीत पवार के चाचा की तस्वीर जो है वो स्क्रीन पर नहीं आई है, लेकिन ये देखिए आप, सुप्रिया सूले कुछ देर पहले कैसे गले लगकर बिलक बिलक कर रो रही थी। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है। सुनेत्रा पवार जब आई तो वो भी इसी तरीके से गले लगकर रो रही थी, और उनको सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक पहुंचे थे। लेकिन कोई किसी को सांत्वना दे भी तो किन शब्दों में दे? आज की तारीख में अगर कहा भी जाए तो क्या कहा जाए? और आप इससे मैं दिलचस्प कहूं, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है कि उनकी पार्टी का चिन्ह था घड़ी। वो हम अपने सीने पर फख्र से घड़ी का सिंबल लगाया करते थे, और आज क्योंकि विस्फोट हो गया था, उनके शव को पहचाना भी उनके हाथों पर लिपटी घड़ी से गया था। वो मतलब कर्म भूमि में अपने जान निछावर कर रहे। 3 से 4 सभाओं को उन्हें संबोधित करना था, क्योंकि ये जिला परिषद के चुनाव थे और वो अपने काम ही के सिलसिले में बारामती पहुंच रहे थे। सुबह सवेरे 8:45 पर प्लेन उनका लैंड करने वाला था जब क्रैश हुआ, और इतनी बुरी स्थिति थी वहां पर कि शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी, क्षत विक्षत हालत में। और चूंकि एक के बाद एक 3-4 ब्लास्ट हुए थे, पूरा विमान आग के हवाले हो गया था, क्योंकि दोनों ही पंखों में जो विमान के पंख हैं, विंग्स हैं, उसमें फ्यूल भरा हुआ था। और वो जब प्लेन पलटा, क्योंकि टेबल टॉप है, वहाँ से नीचे की तरफ जब पलटा होगा तो वो पूरा का पूरा फ्यूल जो है वो बॉडी पर आ गया होगा प्लेन के, और उसके बाद विस्फोट हुआ, बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, और जो सवार यात्री थे उसमें तितर बितर उनकी बॉडीज हो गई थी। एक चश्मदीद बताता है कि उसके बाद पहचान करना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि बॉडी जल चुकी थी। लेकिन हाथ में दादा की घड़ी, और उस घड़ी से पहचान हो पाई कि हाँ, ये अजीत पवार का ही शव है। और फौरन फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। बारामती के जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, ये वहाँ की तस्वीरें हैं, बारामती के अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर अभी भी, और अलग अलग गेट्स हैं, ये उसमें से एक गेट की तस्वीर मेरे ख्याल से है। ये बारामती की ही तस्वीरें हैं जहां पर अभी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये तो एक एंगल से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हम बारामती की ही कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये लाइव तस्वीरें, आनंद यहीं पर मौजूद है। आनंद, अब क्या जानकारी मिल रही है? हमें ये बताया गया है कि 3 दिन का तो शोक है ही पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की तरफ से कोई सूचना दी गई है? कल किस समय, कहाँ? देखिए रूबिका, बिल्कुल इस वक्त हम जो विद्या प्रतिष्ठान है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कैसे अजीत दादा के यहाँ पर आप देखिए मिस यू दादा के पोस्टर लेके यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबकी आंखें नम है। आप पोस्टर लेके आए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो शोकाकुल है, हम जो व्यक्त करना चाहते हैं वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। हम 100-150 किलोमीटर से दूर आए। सुबह जब हमें पता चला कि अजीत दादा का एक प्लेन क्रैश हो गया है, और जो सोचने लायक चीज नहीं है वैसी दुर्घटना हो गई है। पूरा महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु राजकारण का था वो, मतलब देखने बहुत हलचल व्यक्त हो रही है। दुख की बात है। अगले कुछ समय में जो ये गम भुला नहीं सकते, इतना बड़ी दुर्घटना हो गई है। और हम चाहते हैं कि
उनके आत्मा को शांति मिले और श्रद्धांजलि व्यक्त करें। ओके और आनंद, मैं कुछ आपके आपको पास आ पार्टी रही की हूँ। तरफ से पता चला है कि कब होगा? आनंद, मैं आ रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ वहाँ नेटवर्क का इशू है, इसीलिए देखिए पिक्सेलेट कर रही हैं सारी तस्वीरें। हमारे साथ विवेक भी मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार को लेकर? रूबी देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है कि अभी शाम 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, जहां पे हमारे संवाददाता आनंद हैं, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कल सुबह 11 बजे बारामती में ही वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। रूबी देखिए, आप भी बारामती आ चुके हैं। बारामती, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे, यहाँ पर जो है ये पवार फैमिली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक इमोशंस है यहाँ पर। यहाँ पर शरद पवार हो, अजित पवार हो, सुप्रिया सुले हो, सुनीता पवार, एक इमोशंस है यहाँ पर। यहाँ पे जो लोग हैं ना वो तो चलिए अभी 2 पार्टी में बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे की जो अंदर जो, अगर आप यहाँ के लोकल लोगों की बात करेंगे, उनके दिल में अभी भी है कि एनसीपी मतलब पवार फैमिली। ये नहीं कि शरद पवार अलग हो गए, अजित पवार अलग हो गए। ये जो बेल्ट है, खासकर मैं 3 जगह की बात कर रहा हूँ, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और बारामती, यहाँ पे पवार को लेकर बहुत इमोशंस हैं। वहां पे देखिए, आप इतने बड़े नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे, एक एक कार्यकर्ता उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता था, इस तरीके की उनकी एबिलिटी थी। मतलब विवेक, मुझे याद है पिछली बार जब मैं बारामती आई करते थे तो भाई हमको, जैसे जो बात आप बता रहे हैं, हमको तो नहीं पता था भाई 2 पार्टियां जब टूट जाती हैं तो आपको याद है ना कि शिंदे साहब को कहा गया कि गद्दार हैं। वहाँ से उद्धव सेना जो है वो अलग तरीके से उनके ऊपर अग्रेसिवली अटैक कर रही थी, यहाँ से दूसरे तरीके के बयान हो रहे थे। तो जब हम वहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुँचे विवेक, तो हमने लोगों से कहा कि अजीत दादा के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने गद्दारी की चाचा के साथ, तो लोग भड़क गए। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। जब दिल्ली की बात आएगी तो हम शरद यानी जो बड़े पवार हैं उनके पास जाएंगे, और जब विधानसभा की बात आएगी तो हम छोटे पवार के पास जाएंगे। तो हमने कहा अरे भाई पार्टियां तो अलग हो गई ना। बोले पार्टी भले ही अलग हुई है, परिवार तो एक ही है ना, और हम परिवार के साथ हैं। विधानसभा में हम छोटे पवार के साथ हैं और लोकसभा में हम बड़े पवार के साथ हैं। परिवार नहीं हम टूटने देंगे। ये परिवार ही नहीं, वहां के वोटर में भी ये भाव हमने देखा था। और बारामती की शक्लो सूरत तो आपने भी बदलती देखी है विवेक। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, देखिए अभी कुछ महीने पहले ही अजित पवार के बेटे जय पवार की शादी थी, तो सबको ऐसा लग रहा था कि उसमें शरद पवार जाएंगे नहीं जाएंगे, सुप्रिया सुले जाएंगे नहीं जाएंगे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा रूबिका, उसमें सारा का सारा पवार परिवार मौजूद था। पवार परिवार, जो अजित पवार के बेटे की शादी विदेश में हुई थी, पूरा का पूरा पवार परिवार मौजूद था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रिया सुले चाहे वो अलग पार्टी में हो, अपने पिताजी के साथ, शरद पवार जी के साथ पार्टी में रहो, और अजित पवार अलग पार्टी में हो, लेकिन दोनों भाई बहन का रिश्ता इतना अटूट था रूबिका कि आप जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इनमें पॉलिटिकली डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन परिवार एक दूसरे से इतना मजबूत था। आज भी अपने विजुअल देख रहे होंगे कि सुप्रिया सुले जिस तरीके से बिलक के रो रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना अफसोस हुआ होगा कि जिनको वो राखी बांधती थी, आज वो अजित पवार उनके भाई उनके साथ नहीं है, जिनके साथ वो लोकसभा चुनाव में अगेंस्ट में चुनाव लड़ी। अजित पवार की पत्नी सुनीता पवार अगेंस्ट में चुनाव लड़ी। आज दोनों सुनीता पवार और सुप्रिया सुले एक साथ उस हॉस्पिटल पहुंचने जहां पर उनकी बॉडी को रखा गया है। तो आप इमोशन समझिए, इमोशन बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों के बीच में। उनका डजंट मैटर, उनके पास एनसीपी के ब्रैकेट में एसपी लगा दिया, फिर एनसीपी में एपी लगा दिया, एपी स्टैंड फॉर अजित पवार, एसपी स्टैंड फॉर शरद पवार। यहाँ के लोगों के मन में है कि एनसीपी मतलब पवार फैमिली, और बारामती की तो पवार फैमिली ने, अजित पवार ने, शरद पवार ने पूरी काय पलटी कर दिया। अगर आप बारामती में आपने भी आया होगा, आप वहाँ का डेवलपमेंट देखिए। हिंदुस्तान के दूसरे किसी 2 टायर 3 टायर या 4 टायर सिटी में चल जाएंगे तो बारामती का डेवलपमेंट आपको लगेगा कि आप 8 टायर सिटी में हैं। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप 3 टायर या 4 टायर सिटी में आप बारामती में घूम रही हैं। इसलिए अजित पवार, जैसे मैंने बताया, अजित पवार, शरद पवार, पवार फैमिली यहाँ पे इमोशंस है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ पे इमोशंस है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि अजित पवार की इतने बड़े हादसे में मौत हो गई है, चाहे वो शरद पवार के लोग हों या फिर कोई ऐसा नेता बता दीजिए ना आज की तारीख में, इतना हाईली पोलराइज सिचुएशन और हालात बने हुए हैं कि एक नेता किसी एक वर्ग को साधता है, एक नेता किसी दूसरे वर्ग को साधता है, और पार्टियां भी आपको अलग अलग वर्ग साधते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये अदद ऐसे नेता थे जिनके, और मैं सुबह से देख रही हूँ, मतलब जो मातम करने वाले हैं उसमें मुझे अगड़ा भी दिख रहा है, पिछड़ा भी दिख रहा है, जालीदार टोपी वाला भी दिख रहा है, और चोटी वाला पंडित भी दिखाई दे रहा है। मुझे वो महाराष्ट्र की टोपी वाला शख्स भी दिखाई दे रहा है, बुरके वाली भी वहाँ पर दिखाई दे रही। सब
सबको लेकर, मतलब वो किसी एक वर्ग के नहीं थे, वो बारामती के लीडर थे और बारामती उनका था। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, देखिए सारे वर्ग के लोग हैं वो अजीत पवार के टच में रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा जहां पे मैं मौजूद था। कई साल पुरानी बातें, अजीत पवार लोगों से मिल रहे थे, अचानक एक छोटा सा कार्यकर्ता, कोई उसकी पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता आता है और अजीत पवार से मिलने की कोशिश करता है और मांग करता है कि वो मराठी में बोलता है कि साहब मेरे बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं हो पा रहा है, एडमिशन करवाना है बच्चे का किसी भी हाल में। अजीत पवार पहले उसे अपनी स्टाइल में हड़काते हैं, कह रहे क्या ये तुम काम ठीक से नहीं करते हो, जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। तो हम लोग को भी लगा कि अरे कार्यकर्ता है, उसको ऐसे कैसे हटा दिया। फिर अजीत पवार ने, रूबिका यकीन मानिए, विद इन 2 सेकंड में, वो कार्यकर्ता बाहर, कमरे के बाहर भी नहीं गया होगा, अजीत पवार ने उसको हड़का के बुलाया, इसको इधर बुलाओ उसको। हाँ क्या काम है तुम्हारा? बोला साहब बच्चे का एडमिशन कराना है सरकारी स्कूल में और एडमिशन नहीं हो पा रहा है। रूबिका बिलीव नहीं कीजिएगा, अजीत पवार ने अपने पीए से बोला कि उसके स्कूल के प्रिंसिपल को फोन लगाओ तुरंत। हमारे सामने उसके स्कूल के प्रिंसिपल को फोन लगाते हैं। अजीत पवार मराठी बोले कि ये बच्चा है, ये हमारा कार्यकर्ता है और इस बच्चे का एडमिशन आप करिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस लेवल के आदमी, जो डीसीएम लेवल के आदमी, वो खुद चाहता तो अपने पीए या किसी भी बंदे को बोल सकता था कि इस बच्चे का एडमिशन कराना है, आप जाके हैंडल करो इसको। अजीत पवार का वो हो रहा था कि अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अगर डांटते भी थे लेकिन दिल के बहुत करीब रखते थे। उस बच्चे का एडमिशन के लिए अजीत पवार ने खुद पर्सनल फोन किया कि आप इस बच्चे का एडमिशन कीजिए, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटा सा कार्यकर्ता को क्या चाहिए कि उसके एक जुमा पर उसका नेता ने पर्सनली फोन करके उसका एक छोटा सा काम करा दिया जो उसके लिए बहुत मुश्किल भरा लग रहा था। तो ये जो औरा था अजीत पवार का बहुत था। देखिए उनकी जो लैंग्वेज थी, जो हम लोग जानते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में साल से, उनकी लैंग्वेज अकड़ टाइप की लैंग्वेज थी। वो बोलते भी तो ऐसा लग रहा है कि यार डांट रहे हैं किसी को, ऐसा लग रहा है कि वो किसी को तेज आवाज बात कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार हमेशा बोलते थे ये इनका स्टाइल है, ये स्टाइल है बात करने का, आप किसी को बुरा मत समझिए, ये हमेशा इसी तरीके से बात करते हैं। और जो उनके बीच बीच में जो चुटकुले इस्तेमाल करते थे कि बोलने से बीच बीच में, एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ रूबिका, जो बहुत वायरल हुआ था, आपको भी वो ध्यान आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बहुत सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे सामने तीनों एक बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे। मैंने सवाल पूछे एकनाथ शिंदे से कि सर फडणवीस आप तो शपथ ले रहे हैं, आप शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं डिप्टी सीएम की? देखिए उस पे एकनाथ शिंदे ने वो स्थिति बोले कि आपको पता चल जाएगा। लेकिन अजीत पवार ने बहुत मजाकिया स्थिति में कहा कि इनका तो पता नहीं, मैं तो सुबह शपथ ले रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हाँ, तो हाँ। उतनी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना लाइट मोमेंट बना दिया कि आप अंदर लगाइए किस तरीके से। पर ये बड़ा दिलचस्प रहा कि मेरे साथी विवेक गुप्ता ने ही वो सवाल पूछा था जिसके जवाब में अजीत दादा ने कहा था कि इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर डिप्टी सीएम की शपथ ले रहा हूँ। कुछ इसी अंदाज में अजीत पवार जो हैं वो जनता के सामने आते थे। और मैं अब आपको ज़रा ये तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देखिए तो सही, निशब्द है ये पूरा बारामती है। फुल फ्रेम प्लीज़ एक बार दिखाइए ये तस्वीर, ये बारामती है। आप जहाँ तक नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको गाड़ियों के पास लोगों का झुंड दिखाई देगा। और ये गाड़ियाँ अमूमन ऐसे दिखाई नहीं देती है, सड़कें एकदम क्लीन साफ दिखाई देती है। अगल बगल ये बारामती का आप देख लीजिए, डेवलपमेंट भी देखते चलिएगा। साथ ही साथ हुजूम तो देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं का, एक एंड से लेकर सड़क के अगले एंड तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ, बसेस, लोग, कार्यकर्ता, पूरा बारामती या ये कहिए पूरा महाराष्ट्र इनफैक्ट बारामती में उतर आया है। देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे वहाँ पर मौजूद हैं और शरद पवार, सुप्रिया श्रीनेत, माफ़ कीजिएगा, सुप्रिया सुले, ये तमाम लोग तो वहाँ पर मौजूद हैं ही, परिवार तो मौजूद हैं ही। लेकिन इस वक्त अजीत पवार का बारामती आप देखिए, उनके निधन के खबर के बाद कैसे अपनी दुकानों को बंद कर, अपने ऑफिसेस को बंद कर सड़कों पर उतर आया है। 1959 में जन्मे अजीत दादा पवार 2026 में 66 साल की उम्र में अंतिम सांस लेते हैं और वो भी एक विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं। अजीत पवार के निधन पर हर कोई सकते में है। आज ही यहाँ बजट सत्र की शुरुआत हुई और यहाँ भी सबसे पहले अगर किसी बात की चर्चा हुई तो वो अजीत दादा पवार के निधन की चर्चा हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स को उनके एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए पहुंचे। वहां भी अगर सबसे पहले किसी की बात हुई तो अजीत दादा पवार की बात हुई। आज पूरा परिवार, और कहा यह जा रहा था कि ये परिवार, ये पंचायत
के जो चुनाव हैं, ज़िला परिषद के जो चुनाव हैं, इन चुनावों के ऐलान के बाद हो सकता है कि एनसीपी, एसपी और एपी दोनों गुट जो है वो साथ में आ जाए, यानी अजीत पवार वाला भी और शरद पवार वाला भी। लेकिन उससे पहले ही ये ऐसी खबर आ गई जिसने सबको सकते में डाल दिया। अब हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। महाराष्ट्र के लिए, आपके लिए, गठबंधन के लिए आज ये सबसे दुखद घड़ी मेरे ख्याल से। देखिए, आज का जो खबर सवेरे मिली है बड़ी दुखद खबर है। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में निधन होना, ये बात कहीं रुझने वाली नहीं है और हम किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। शुरू में जब खबर आई कि उनका प्लेन क्रैश हुआ है तो उस वक्त ये सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि वो जिंदा है या उनका निधन हुआ है, पर हमें उम्मीद थी कि शायद बच गए होंगे या कुछ ना कुछ निकल आएगा। जैसे अजीत पवार वॉज अ गुड परफॉर्मर, कहीं पर भी वो हारे नहीं, तो मौत से भी नहीं हारेंगे ऐसा ही लग रहा था हमें, तो बिल्कुल निकल आएंगे। पर कुछ ही समय में न्यूज़ आ गई कि अजीत पवार नहीं रहे, तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई, बड़ी दुर्घटना, बहुत सदमा पहुंचाने वाली ये दुर्घटना है और किसी को विश्वास ही नहीं बैठेगा ऐसा कुछ हुआ है। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति का, इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी, महाराष्ट्र के राजनीति में कई सालों से जिनका प्रभाव था, जिन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा कर दिया, उभारा, शरद पवार जी के गाइडेंस के अंडर जिन्होंने अच्छा काम करके अपनी खुद की पार्टी भी बाद में बनवाने का चैलेंज आया तो वो भी उन्होंने स्वीकार के एक चैलेंजिंग सिचुएशन में एनसीपी को खड़ा कर दिया और महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव उनका रहा और एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटीज़ बड़ी अजीब थी, फैसले करने में हमेशा तुरंत करते थे, फैसला उनका कभी डिले नहीं होता था, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो। डिपार्टमेंट की मालूमात अच्छी थी उनको, कैबिनेट में कई बार मैंने उनको देखा है तो बड़ी हंसी मजाक मेरे से होती थी, बातचीत होती रहती थी, हम एक दूसरे से कई लाइट मोमेंट्स हमने शेयर किए हैं, तो ये पुरानी यादें हमेशा सामने रहेगी और ये जाना बहुत ही हमारा सबके लिए बहुत दुखद बात है। आप मेरे ख्याल से 10वें बड़े लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही तुरंत डिसीजन लेते थे, हंसमुख थे। पवार परिवार में हमने भी सियासी लड़ाई देखी, लेकिन कभी एक दूसरे के खिलाफ किसी ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप तो परिवार को बहुत करीब से जानते थे, ये नुकसान आपको लगता है इससे पार पाया जा सकता है? देखिए, यही तो खासियत है, चाहे वो अजीत पवार जी को या शरद पवार जी को हो। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, पर पर्सनल संबंध है, रिलेशन है, वो अपनी जगह है। तो उन्होंने एक पर्सनल रिश्ता जो है वो कायम रखा और कभी हम सिर्फ उनसे ही नहीं, हम लोगों के साथ भी, हम जो अलग पार्टी में रहे तब भी हम लोगों ने महसूस किया है कि राजनीति अपनी जगह है, पर्सनल संबंध अपनी जगह है। तो ये खासियत थी अजीत पवार जी की और खास शरद पवार जी की कि राजनीति का दर्जा उन्होंने कायम रखा। कैसे याद करेंगे आज? मतलब जितने भी लोगों से बात हो रही है वो कह रही है अगर काम होना होता तो हाँ कह देते थे, नहीं होना होता था, ज़रा भी उनको लगता था कि नहीं हो पाएगा तो सीधे तौर पर बोल देते नहीं हो पाएगा। उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। देखिए, बात ये तो बिल्कुल सही है, राजनीति में कई बार ऐसे प्रेशर्स आते हैं कि इसका काम कर दो, उसका काम कर दो, ये करो, वो करो, और कभी कभी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि उसके कारण कभी फैसला गलत भी हो सकता है या फिर उचित नहीं हो सकता है। तो जब उनको लगती थी ये बात ठीक नहीं है तो स्ट्रेट अवे कहते थे कि भाई ये काम उससे नहीं होगा। ये बोलने की ताकत और हिम्मत रखते थे। और कभी कभी प्रेशर आता है कई लोगों से, पर वो बात सुनते नहीं थे, जो बात सही है उसके अनुसार उनका हमेशा बर्ताव रहता था। ये खासियत थी उनकी। और राजनीति में समझना जरूरी है किस चीज़ को हाँ कहना, किस चीज़ को ना कहना है। ये कभी कभी वक्त आता है कि सामने वाले आदमी को ठीक नहीं लगता है, कि बुरा लगता है कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा है, पर जब काम गलत हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली करना मुमकिन ना हो, ये बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से अजीत पवार की जो खासियत थी ये बिल्कुल थी कि वो कोई गलत चीज़ें ना हो या फाइल पे फैसला करते वक्त अपने से कोई गलती ना हो, ये उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में इस बात को हमेशा ख्याल रखा था। अशोक जी, मैं आपको ज़्यादा देर नहीं रोकूंगी, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल, ऐसी कोई ख़ास मुलाकात, कोई वाक़या जो आपको याद आता हो? तो ऐसे 20 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसको हमने करीब से देखा है, पर अब सभी चीज़ों का जिक्र करना या मुमकिन नहीं है। तो ये ज़रूर कहूँगा एक अच्छा व्यक्तिमत्व का आदमी था, लोगों से काम करने वाला क्षमता थी उनके पास में, और फैसले जल्द करने की उनकी
एक अजीब उनका नेचर था। तो वर्कहॉलिक, सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करना ये कोई आसान बात नहीं है। सवेरे 7 बजे दफ्तर में कार्यकर्ताओं मिलना, सवेरे 9 बजे पार्टी ऑफिस में, रात को 12 बजे तक लोगों से मिलना, काम करना और फाइल का डिस्पोजल करना, मंत्रालय में जितनी भीड़ और लोगों के बारे में उनका जो ये खास करके जो कार्यकर्ता थे उनकी ओर उनका जो लगाव था वो बिल्कुल आदमी को समझ के उसकी प्रॉब्लम सुलझाने की उनकी जो स्वभाव था, ये आदमी कभी भी बिल्कुल कभी मैंने देखा नहीं कि भाई नाराज़ हुए या बहुत चिढ़ गए या किसी से कुछ कहा उन्होंने, ऐसा कभी नहीं रहा। बड़े क्षमता रखने वाले आदमी थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान साहब हमसे बातचीत करने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को ये तमाम फीलिंग्स साझा करने के लिए। वैसे विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं फिर आप दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि अजीत पवार का शव अंतिम दर्शन के लिए 5 बजे से लेकर बाकायदा रात को 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए वहां अस्पताल में रखा जाएगा। हमारे साथ विवेक बने हुए हैं, आनंद भी जुड़े हुए हैं वहीं अस्पताल के बाहर से। आनंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अब मुझे लगता है कि भीड़ लगातार वहां पर बढ़ रही है, क्योंकि हमने अभी तस्वीरें बाकायदा देखी है, जो ड्रोन से ली गई तस्वीर है बारामती की, और उसमें उफ जो भीड़ उमड़ रही है, ऐसा लग रहा है मानो पूरा महाराष्ट्र जो है वो उतर आया है। अब लोग रनवे पर भी पहुंच गए हैं। विवेक, ये रनवे पर लोग पहुंच गए हैं तो अभी क्या रनवे ऑपरेटिव नहीं है? रूबिका देखिए, ये बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है और इसलिए रनवे के आसपास देखिए फेंस भी नहीं है। अमूमन क्या होता है कि रनवे के आसपास एयरपोर्ट में फेंसिंग लगाई जाती है सिक्योरिटी वाइज से। ये रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है रूबिका, ये नॉर्मल एयरपोर्ट है, छोटी स्ट्रिप है, सिर्फ चार्टर प्लेन या फिर जो चॉपर्स आते हैं वही टेक ऑफ लैंडिंग हो सकते हैं। तो इसी वजह से देखिए अभी ये पब्लिक वैसे हाईवे से बहुत दूर है, हाईवे से तकरीबन हम लोग 1 किलोमीटर दूर अंदर है और ये रनवे है वो 1 किलोमीटर हाईवे से अंदर है, तो अमूमन पब्लिक यहाँ पे आती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरा प्लेन क्रैश हुआ है उसको देखने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे भीड़ है वो इकट्ठा हो चुकी है। ये देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा रूबिका, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और साथ ही साथ अब ये भी जानकारी आ रही है कि डीजीसीए की एआईबी यानी कि एरोप्लेन जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है क्रैश साइट की, वो टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब कोशिश यही की जा रही है कि जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच या फिर कोई टेक्निकल एरर था या नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर कर लिया गया है जो बहुत सारे राज खोल सकता है। देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि टेबल टॉप रनवे है और टेबल टॉप रनवे के बाद देखिए अभी भी जो क्रैश साइट है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दी गई है। यहाँ पर अब जो डीजीसी की टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, एफएसएल की टीम है, वो मौके पर पहुंच चुकी है और अब ये जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अब यहाँ पे जिसको जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। ये स्ट्रिप के एकदम बिगिनिंग में है, मतलब जैसे ही टच डाउन किया और वैसे ही वो रनवे से ट्रैक ऑफ हो गया। बिल्कुल सही रूबिका, देखिए जिस समय मैंने आपको बताया कि टेबल टॉप में और जहां से रनवे स्टार्ट होता है, जहां से रनवे शुरू होता है, क्योंकि अमूमन जो रनवे होता है वो शुरू होने के तकरीबन 1-2 किलोमीटर के अंदर के बाद वो स्ट्रिप जो होती है वहां पे लैंडिंग होती है, ताकि जो पायलट है उससे टॉप व्यू से पता चल जाए कि रनवे है और रनवे से 2 किलोमीटर अंदर जाने का तो स्ट्रिप शुरू होती है ताकि उसको पता चले कि कहाँ पे लैंडिंग करनी है। ये जो हम जहाँ पे मौजूद हैं वो टेबल टॉप रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट है और ठीक स्टार्टिंग पॉइंट के बगल में ही जहां पर उसे अंदाजा था कि यहां पे लैंडिंग हो सकती है, वो हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो या मिस जजमेंट हो, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जिस तरीके से क्रैश हुआ है और एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में हुआ है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह होगी। लो विजिबिलिटी थी, पायलट ने जो जजमेंट एरर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि देखिए टेबल टॉप पर लैंडिंग करना हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट के जो पायलट थे वो काफी एक्सपीरियंस है, को पायलट थे वो भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, हजारों घंटे का उनका एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए टेबल टॉप रनवे पे कोई लैंडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो शुरू से सोर्सेज बता रहे कि विजिबिलिटी लो थी, फॉग ज्यादा था, विजिबिलिटी लो होने की वजह से ये जजमेंट का एरर हो सकता है या फिर कोई दूसरा एरर हो सकता है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है रूबिका कि टेक्निकल ग्लिच और टेक्निकल एरर नहीं था, जो एयरक्राफ्ट था। तारिक अनवर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर विवेक जुड़ चुके हैं, फाउंडिंग मेंबर्स थे, मेंबर्स में से एक एनसीपी के, फिलहाल कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन तारिक साहब, आज तो बहुत ही दुखद खबर, सुबह से किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है, जबकि घंटों से हम लोग भी एंकरिंग कर रहे हैं और अभी हम बारामती की तस्वीरें देख रहे हैं तारिक साहब, और वो भी ड्रोन से ली गई तस्वीरें। पूरा शहर
मतलब सिर्फ नरमुंड नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ भीड़। तारिक साहब, अजीत पवार काफी पॉपुलर थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाके में, और एक लंबा उनकी जन सेवा रही है, राजनीतिक उनका कैरियर रहा है जी। और बहुत जमीन से उठकर ऊपर आए थे। वैसे तो वो शरद पवार जी के भतीजे थे, लेकिन पवार साहब ने उसको इस ढंग से ग्रूम किया था कि वो जनता से काफी जुड़े हुए थे और लोगों से जुड़े हुए थे, और इसलिए उनके इस अचानक इस घटना से लोगों को बहुत दुख पहुंचा है, वहाँ के लोगों को बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में काम के जरिए लोगों के सेवा करके वो आगे बढ़ना चाहते थे और उसी का उनको देन था। लेकिन दुखद घटना घटी है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो जब पूरे मामले की जांच होगी तब पता चलेगा कि ये ह्यूमन एरर है। अब उसी का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, मेरे सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन लोग भैया जी कहिन का भी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे सहयोगी प्रतीक का भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम इजाज़त लेते हैं आपसे, और अब भैया जी कहिन।